यस गाइस स्टूडेंट्स, तो देखिए ज़रा, आज हम बात करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन की जो कि मैंने आपको शॉर्ट्स में दिखाया था। ठीक है, आप समझ रहे होंगे यहाँ पर है क्या कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं उसकी एक ये है और एक प्लेट ये है। ठीक है, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इसके बीच में हमने दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं। जो आपको डॉटेड पोर्शन दिख रहा है ना, ये आपको डॉटेड पोर्शन दिख रहा है, इस डॉटेड पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक भरा गया है जिसकी वैल्यू है 4। जिसकी वैल्यू क्या है 4। ठीक है, और नीचे जो परमिटिविटी 1 दी हुई है वो नीचे से लेके और ऊपर के 1/4 पार्ट तक, ठीक है, वो पूरी एक परमिटिविटी के साथ जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 2। ठीक है, जिसकी वैल्यू है आपके लिए 2। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये कह रहा है कि इसने बोला गया है कि यहाँ जो C1 C2 कैपेसिटेंस हैं उनका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और एक चीज़ इसने डायरेक्टली मेंशन की हुई है कि जो C1 कैपेसिटेंस है वो C1 कैपेसिटेंस इन एयर में है, और जो C2 कैपेसिटेंस है वो इनके कॉम्बिनेशन से जो कैपेसिटेंस हमें मिलेगी वो है। ठीक है, और उन दोनों कैपेसिटेंस का हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले अगर हम बात करें एयर की कैपेसिटेंस की, तो हम एयर के कैपेसिटेंस के लिए जानते हैं फॉर्मूला, C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इस एरिया की बात करें तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि जो एरिया है वो आज A नहीं है, वो यहाँ पर S है। ठीक है, तो एरिया क्या है, S। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, एप्सिलॉन नॉट S/D। क्लियर, ये आपका C1 हो गया। क्या हो गया, C1। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया मैंने इसको। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कैपेसिटेंस कौन कौन सी बन सकती हैं। देखो, ये जो हाफ एरिया, इसका ये जो हाफ एरिया है, इसके जो ऊपर वाला है, एक कैपेसिटेंस ये बनेगी, एक कैपेसिटेंस ये वाली बनेगी, और एक टोटल एक नीचे वाली ये कैपेसिटेंस बनेगी, यानी 3 कैपेसिटेंस बनेंगी। तो मैं यहाँ इसका फिगर भी बना देता हूँ। देखो ज़रा, एक इस तरीके से होगी, ठीक है, एक इस तरीके से होगी, ठीक है, और एक नीचे इसके इस तरीके से होगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पर इसने C1 और C2 को तो फिक्स कर दिया। C1 इसने बोल दिया कि एयर में कैपेसिटेंस है, और C2 जो है वो इनके इक्विवेलेंट या कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस है वो होगा। तो अब हमारे पास बचे बाकी के, यहाँ पर देख लीजिए, मैं नाम दे देता हूँ इसको C3, यहाँ पर नाम दे देता हूँ C4, और यहाँ पर नाम दे देता हूँ C5। ठीक है, तो सबसे पहले हम C3 की बात करते हैं बच्चों। तो C3 के लिए अगर हम लिखें तो C3 बराबर क्या होता है, C3 बराबर वही होगा। देखो, अब मीडियम आ गया, तो मीडियम आ गया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन A, ठीक है, बाई D। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको खोलूँगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू रखूँगा, दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ए क्या है, आज ए इसका देख सकते हैं आप, पूरा एस था, पूरा एरिया इसका एस था, लेकिन ऊपर वाले के लिए बात करें तो ये हो गया आपका S/2 अपॉन डी। डी की बात करें तो देखिए ज़रा, पूरा नीचे से दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है, इसका मतलब हाफ की अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये हो गया D/2। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमने एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ पे रख दी। देखो क्या, 2, इसके लिए क्या है 2, डायरेक्टली मैंने लिखी हुई है, ये देखो 2 लिखी हुई है इधर। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट S/D। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया मैंने इसको। अब इसके बाद देखो C3 निकाल ली। अब C4 की अगर हम बात करें तो C4 के लिए हम ये लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर, एप्सिलॉन R की जो वैल्यू है वो इसके लिए 4 है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है, S/2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया आपका D/2। ठीक है, तो बाई 2 से बाई 2 कट गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट S/D। ये इक्वेशन आपका तीसरा हो गया। यानी मेरे पास, अब देखिए आप समझ सकते हैं कि C1 आ गया, C2 निकालने के लिए मैं C3 और C4 निकाल दिया। अब C5 की अगर हम बात करते हैं तो आप C5 देख लीजिए ज़रा, यहाँ पर C5 की अगर हम बात करें तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये देखो, ये भी मीडियम में ही है, और मीडियम यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2। तो देखो यहाँ पर मैंने रख दिया 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एरिया क्या है इसका, एरिया तो इसका S/2 है।
एरिया क्या है इसका S/2, बट जो प्लेटों के बीच में डिस्टेंस देखो नीचे वाली, ये डिस्टेंस पूरी कितनी है, D है, तो यहाँ पर हमने रख दिया D। तो यहाँ बाई 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स C5 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ε0 S/D। द इक्वेशन नंबर इज 4। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर कि C3 और C4 आपके कैसे हैं, सीरीज में हैं, और C5 उसके साथ कैसा है, पैरेलल में है। इसका मतलब हम यहाँ से अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें, वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहें जिसकी वैल्यू होगी C2, और C2 की अगर हम यहाँ पर वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि C2 पैरेलल C2 कॉम्बिनेशन लिखें। तो वो देखते हैं, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये नेक्स्ट पेज ले लिया आपके लिए। अब देखिए, अगर मैं C2 की बात करूँ तो C2 क्या होगा, C2 होगा आपका, दोनों C3 और C4 कैसे हैं, सीरीज में, तो मैंने सीरीज का फॉर्मूला लगा लिया, C3 अपॉन C3 प्लस C4, प्लस मैंने क्या कर लिया कि जो C5 था वो हमारा पैरेलल में था, तो पैरेलल में आपको पता है सीधा सीधा ऐड हो जाता है, तो C5 हो गया। क्लियर, अंडरस्टैंड। अब देखो जरा यहाँ से अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो C3 की वैल्यू मुझे याद है कि 2ε0 S/D आई थी, और उसके बाद यहाँ पर आई थी 4ε0 S/D आई थी C4 की वैल्यू। और यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों की, तो हमारे पास इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा, देखो एक का 4 आया है, एक का 2 आया है, तो ये हो गया आपका 6ε0 S/D। ठीक है, अब प्लस C5 भी है, तो C5 को मैं बच्चों यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी सी जगह में, समझ जाइएगा प्लीज़। ये ε0 है, ये S है, और ये बटे क्या है, D है। ठीक है, अब देख सकते हो आप यहाँ पर कि ऊपर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप नीचे मैंने ऐड करके लिख लिया है, यानी एक ε0 S/D से एक ε0 S/D कट गया। अब देखो जरा यहाँ पर हुआ क्या कि इस 2 से ये जो 6 है वो 3 टाइम्स कट गया, तो अब यहाँ पर ऊपर बचा क्या, देखो ऊपर C2 की जो वैल्यू ऊपर बच गई है वो बच गई है 4। ठीक है, इसके बाद ये ε0 S/D ये बच गया मेरे पास। ठीक है, और एक आगे ये C5 वाला और बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने ε0 S/D, और 3 ये मेरे पास ऑलरेडी नीचे और शेष कॉमन ले लिया मैंने। कॉमन क्या ले लिया, ε0 S/D ये कॉमन ले लिया, और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर बच गया मेरा 4/3 + 1। ठीक है, ये बच गया 4/3 + 1, तो यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर बच गया आपका 7/3 ε0 S/D। ये पता है क्या है, ये C1 है, तो अगर मैं इसमें नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ 7/3 C1, जो बराबर किसके चल रहा था, C2 के बराबर चल रहा था, तो C2/C1 = क्या हो गया, 7/3। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है। तो देखो ज़रा, हमारा आंसर 7/3 हमें डायरेक्टली इस D ऑप्शन में मिल जा रहा है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन IIT में और नीट में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज़ हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।